So good evening everyone. So today we will discuss about the strategy of general studies for our defense examinations. अगर किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं, वेदर इट इज़ CAPF, वेदर इट इज़ योर CDS और FCAT, there is a huge or bulky amount of general science question asked in your defense examination. So general science और जनरल स्टडीज GS की जब हम बात करते हैं, GS की जो आपकी स्ट्रेटेजी है, GS इंक्लूड फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी में आपका वेटेज आएगी, आपका एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, फिर आपका आता है हिस्ट्री, फिर आपका आता है जियोग्राफी और आता है आपका इकोनॉमी। ये सब पार्ट्स है आपके। और वैसे तो आपका एक और सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बट हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इज कवर्ड अंडर योर जियोग्राफी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। नाउ जनरल स्टडीज आपका जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं सबसेट्स के में से आएगा, इन्हीं सबसेट्स के बारे में हमारी स्ट्रेटेजी है, हाउ टू टैकल दीज सब्जेक्ट इन योर GS और इन योर GS एग्जाम एंड डिफेंस एग्जामिनेशन। तो देखिए स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। तो अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, ये आपकी पॉलिटी है। पॉलिटी इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। पॉलिटी आप देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़े सारे आर्टिकल है, बड़े सारे शेड्यूल है, एक फंडामेंटल राइट्स ही इतना बड़ा है, फिर आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़े सारे पार्ट्स है पॉलिटी के। और जो पॉलिटी की वेटेज है, देयर आर फ्यू सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन इन योर एग्जामिनेशन, डिफेंस एग्जामिनेशन, जो आपकी UPSC है या आपका जो FCAT के एग्जामिनेशन है उनकी फेवरेट है। उस डायमेंशन से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक आपका फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स। ऑलवेज इन एवरी एग्जाम देर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड देर आर फ्यू मोर टॉपिक्स लाइक वन इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अभी तो आपको ये नए लग रहे हैं टॉपिक बिल्कुल, तो इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। इन वन ऑफ द एग्जामिनेशन, defense examination, I think it was of CDS, there were 3 question from this particular topic only, 3 question एक एग्जाम में। फिर आपका एक और आर्टिकल आता है शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। इस एरिया से भी क्वेश्चंस आते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा हर पेपर में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो जिससे क्वेश्चन आते हैं जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट पॉलिटी बहुत बड़ी है, व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, बिकॉज योर एम इज टू क्लियर द एग्जाम, गेट थ्रू SSB एंड वियर द यूनिफॉर्म। तो आपका एम क्या है, आपका एग्जाम सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है और SSB क्लियर करके आपको ऑफिसर बन जाना है। एंड योर एम इज नॉट टू डू रिसर्च, यू आर नॉट हेयर टू बिकम स्कॉलर और डू अ PhD एंड ऑल। सो रिसर्च पार्ट इज फॉर एकेडमिशियंस, जो आपके मास्टर्स कर रहे हैं, एकेडमिशियंस जिनको बनना है। सो योर जॉब इज टू गेट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जस्ट क्लियर एग्जामिनेशन बाय एलिमिनेटिंग अदर ऑप्शंस एंड क्लियर द एग्जाम। सो इस टॉपिक, ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं, कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं फॉर दिस पर्पज यू पीपल ज्वाइन कोचिंग। जो काम आप 1 साल में करोगे या आप 2 साल में करोगे, वो काम आपको आसान करने के लिए हम लोग आपको बताते हैं आपको कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको जल्दी, जो आपको टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिस किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, वो टॉपिक्स है ये। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे हर साल आप देखेंगे क्वेश्चन आता है उस पर पॉलिटी के सेक्शन में। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बड़े सारे फंक्शंस हैं, हाउ जजेस आर अपॉइंटेड, और भी सुप्रीम कोर्ट के और सारे फीचर्स हैं। तो
तो उस पर भी आपको सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग क्या क्या है और सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिट्स इशू कर देता है। रिट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, दे गिव यू अ स्टेटमेंट दैट व्हाट इज मेंट बाय दिस पर्टिकुलर रिट और इसका मतलब क्या है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। तो वो टॉपिक्स आपको क्या है, कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं, दैट वी विल डिस्कस इन आवर क्लासेज। जब हमारी क्लासेज आगे चलेगी उसमें हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये तो है हमारा पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी की स्ट्रेटेजी क्या क्या रहेगी हमारी। तो आपकी जो वेटेज है, पॉलिटी की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एग्ज़ाम में। अगर आपके एग्ज़ाम में जीएस में से उसकी पॉलिटी की वेटेज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज आपकी पॉलिटी को दी जाती है। तो सेकंड जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री लेंथीएस्ट टॉपिक है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत लेंथी टॉपिक है। जैसे हिस्ट्री आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में 3 पार्ट्स में डिवाइड है भाई। एंशिएंट, फिर आपका मिडिवल, फिर आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। योर एंशिएंट हिस्ट्री इज द टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में आपको देर इज डोमिनेंस ऑफ हिंदुइज्म, जो आप ऋग वेदास की बात करते हैं, वैदिक एज की बात करते हैं। फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री है जिसमें देर इज अ डोमिनेंस ऑफ इस्लाम, एज ऑफ इन्वेजन्स की हम बात करते हैं, जब आपका इन्वेजन शुरू हुआ था, जहाँ पर आपका गजनी आता है, आपका मोहम्मद ऑफ गौरी आता है। वो जो एज है वो आपकी है मिडिवल एज, जब हम मुगल्स की बात करते हैं। उसके बाद आपकी आती है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। जब यूरोपियन इंडिया में एंटर करते हैं वो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे हम इन 3 हेड्स में पढ़ेंगे और आपकी जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपके इसी टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। यू विल सी देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंशिएंट हिस्ट्री, देन फ्यू क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मिडाइवल हिस्ट्री, एंड that sum of medieval history and ancient history, there will be greater question from modern history. Suppose if 2 questions are from ancient and 2 are from medieval, there will be around 4 questions from modern history. It means weightage of modern history is greater as compared to ancient and medieval history. But issue क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हिस्ट्री अपने आप में वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। What to read, what not to read, it is a big problem for aspirants. क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसमें से क्या याद रखना है, किसका सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए, वो सबसे टफ टास्क है। क्योंकि आप हिस्ट्री देखोगे, अगर हम सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आपकी वैदिक एज ही इतनी बड़ी है कि अगर आप सब चीज़ें याद करने लग जाओ तो आपको सालों लग जाएंगे वैदिक एज में ही याद करने में, क्योंकि इतनी बड़ी है। उसके लिए क्या है, हमको कंसाइज नोट्स चाहिए। और जो हमारी क्लासेस होगी, क्लासेस में हम क्या करेंगे, हम मेन पॉइंटर्स को एड्रेस करेंगे, हेड पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे। जब हम हेड पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसके आसपास पेरिफेरी में हमारी स्टडीज रिवॉल्व करेगी। एक बार जो हमने क्लास में पढ़ा, वी जस्ट हैव टू एनरिच दैट कंटेंट। जो हमने पढ़ा उसी के ही जो टॉपिक्स है उसके अंदर ही जो पार्ट्स है उनको हमें एनरिच करना है। दैट्स द ओनली थिंग जो हम करेंगे। तो ये आपकी हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं बहुत सारे। जैसे अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपका वैदिक एज और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, और आपका एफकेट एग्जामिनेशन। एफकेट एग्जामिनेशन में देयर इज मोर वेटेज ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री। एंशिएंट की भी है लेकिन ज़्यादा आपकी मिडाइवल हिस्ट्री की। मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कौन सी मुगल क्वीन थी जिसने कॉइन्स इशू करे, तो वो आपकी जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, उसने कॉइन्स इशू करे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन वंस इट वाज आस्क्ड इन योर एफकेट एग्जामिनेशन। आपका एंशिएंट हिस्ट्री पर क्वेश्चन पूछता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको एक पोर्ट मिला है। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ पे आपकी शिप्स डॉक करती है, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं। तो कहाँ पर हमको वो डॉकयार्ड मिला है, वो भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस एग्जामिनेशन में आया था और एक बार ये सीएपीएफ एग्जामिनेशन में आया था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे पता चलता है, हमको क्या करना है, बैक रिसर्च करनी है। बैक रिसर्च हमको जाना है जिसमें हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो हमको देखना है। तो वो
जो स्ट्रेटेजी है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में उसको और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज तो सिर्फ हम ब्रीफिंग कर रहे हैं कि व्हाट वी पीपल विल बी डिस्कसिंग व्हेन आवर क्लासेस स्टार्ट्स, तो हम उसमें क्या करेंगे अभी तो सिर्फ हम एक छोटा सा ट्रेलर है ये। तो वैसे ही हम बात करते हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं, जैसे आपके रिपन है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे फाइनल आपका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पंचायती राज के लिए उन्होंने एक एक्ट लाया, फैक्ट्रीज एक्ट आया एक, जिसमें जो आपके चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के जो आवर्स है वो कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे कि आपको इससे ज़्यादा आवर्स बच्चों को आपको इतने से ज़्यादा घंटे काम नहीं करवाना है। वैसे वैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में। फिर आपके कुछ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली। तो वो आपके टॉपिक है जो आपके फेवरेट है। किनके फेवरेट है? यूपीएससी की फेवरेट है, और आपके एफकेट जो कंडक्ट करवाती है सीडेक, उसकी फेवरेट है, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे लिए लाजमी है कि हमको उन टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो वो टॉपिक वी विल बी एड्रेसिंग ऑल दोज टॉपिक्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इन एडिशन टू द क्वेश्चन आस्क्ड, जो उसका आंसर है उसके साथ साथ जो आप उसके ऑप्शंस है, ऑप्शंस की भी हम क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, बैक रिसर्च करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कि सपोज एक टर्म दे दी है आपको, टर्म जैसे चहर तस्लीम एक टर्म है, चहर तस्लीम। चहर तस्लीम एक तरह का सैल्यूटेशन होता है, मुगल कोर्ट में करते थे, शाहजहां ने इंट्रोड्यूस करा था चहर तस्लीम। उसमें से जैसे आप करते हैं ना खुदा हाफिज़, इस तरह का एक सैल्यूटेशन था। तो क्वेश्चन पूछेगा चहर तस्लीम का मतलब क्या है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैल्यूटेशन। तो एक ऑप्शन होगा आपका चहर तस्लीम, और 3 ऑप्शन कुछ और होंगे। तो उन 3 ऑप्शन, वो 3 ऑप्शन जो आंसर नहीं है वो क्या है, तो वो भी वी हैव टू स्टडी, क्योंकि हो सकता है कल को यूपीएससी या कोई भी जो डिफेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी है उस पर क्वेश्चन पूछे। तो इन सब के बारे में हमें क्या है, तैयार रहना है। क्वेश्चन कभी भी किसी भी हेड से आ सकता है। तो ये हमारी हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी रहेगी। फॉर हिस्ट्री वी विल फॉलो एनसीईआरटीज, नॉर्मल एनसीईआरटीज एंड द क्लास नोट्स। क्लास नोट्स, रनिंग नोट्स जो है हम बनाएंगे उसको हम फॉलो करेंगे, प्लस हमारे क्लास नोट्स विल बी एनरिच्ड बाय एनसीईआरटीज। तो जो क्लास नोट्स होंगे वो आपके बिल्कुल हैंडी नोट्स रहेंगे, क्लास नोट्स, हैंडी नोट्स, और उसको आप टाइम पर रिवाइज कर सकें, बिल्कुल हैंडी नोट्स, सो दैट एग्जाम, अगर आपका कल एग्जाम है, अगर आज भी आपको हिस्ट्री, आपकी जीएस रिवाइज करनी है, हिस्ट्री रिवाइज करनी है, तो उसमें हम आपका 1 से 2 घंटे में आपके सारे नोट्स रिवाइज हो जाएं। इतने हैंडी नोट्स होने चाहिए आपके एग्जाम को, अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है तो नोट्स शुड बी हैंडी। तो ये थी हमारी हिस्ट्री की बात। तो जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आगे, जो आपका जीएस में रोल प्ले करता है, वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप आईएएस की बात भी करो तो वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो बल्किएस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी इज नीदर अ साइंस नॉर अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। एग्जैक्ट साइंस भी नहीं है और एग्जैक्ट आर्ट्स भी नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। You will see the concept of science also in geography, and you will see some humanity also in your geography. तो जैसे हम बात करते हैं आपकी जियोग्राफी की, जियोग्राफी में एक तो आपका आता है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। वर्ल्ड जियोग्राफी में आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछेगा ये अर्थक्वेक्स, सुनामीज, साइक्लोन्स, जो आपके वर्ल्ड ओवर फिनोमिना है, जो ग्लोबल फिनोमिनाज है आपके, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ग्लोबल फिनोमिना कैसे, जिनका जो है आपका सर्कुलेशन और जो जिनका जो मैकेनिज्म है वो ऑल ओवर द ग्लोब क्या रहता है, सिमिलर रहता है। जैसे आपकी विंड्स है, आपकी प्राइमरी विंड्स, आपकी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, उन सब के बारे में वी विल डिस्कस। उन पे क्वेश्चन पूछता है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी में। आपकी ग्लोबल विंड्स पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, ट्रेड विंड्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इन विंड्स की क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो हर साल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो उस डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछता है कि अभी वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है।
नॉर्दर्न उसकी डायरेक्शन ये है। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में उसकी डायरेक्शन कुछ और है, सदर्न हेमिस्फीयर में उसकी डायरेक्शन कुछ और है। तो उस पर क्वेश्चन पूछता है कि किस हेमिस्फीयर में उसकी डायरेक्शन क्या है। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड हिस्ट्री। सेकेंडली उसके बाद पूछता है आपसे वो मैप बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड जियोग्राफी, योर मैप बेस्ड क्वेश्चंस। Every year there comes a question on maps in all the defense examination. You talk of a CAPF, you talk about CDS, you talk about FCAT. Every time there is a question on map. So map पे क्या क्वेश्चन पूछता है? एक तो वो पूछता है मैप पे आपका लेक्स के ऊपर, आपको लेक्स बता देगा। जैसे आपको कोई लेक बताई, सपोज कैस्पियन सी, कैस्पियन सी एक लेक है, उससे पूछेगा कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। एक तो ये आपका वो है। अब इसके देखो बहुत सारी लेक्स हैं, उनके चारों तरफ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो हाउ वी विल टैकल दीज। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट्स हैं और कुछ निमोनिक्स हैं। जैसे आपका शॉर्टकट्स हम बनाएंगे, जैसे एक आपका तारीख करके शॉर्टकट है, हम बनाएंगे TARIK। तो जो आपकी लेक है उसके चारों तरफ T से कोई एक कंट्री होती है, फिर I से TAA से एक और कंट्री है। वैसे वैसे करके हम निमोनिक्स करके शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे, सो दैट हमारा जो याद करने का प्रोसेस है वो इजी हो जाए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उसका भी हम शॉर्टकट्स बनाएंगे। जैसे उसका शॉर्टकट्स बनता है सीड्स, तो उसमें कंट्रीज आपकी आती हैं सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूटी, तो सूरीनाम, ऐसे कुछ करके हम शो बनाएंगे, शॉर्टकट्स बनाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा, जिससे हमारा काम क्या है, इजी हो जाएगा। तो ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आपसे पूछता है रिवर पे क्वेश्चन, कि ये वाली रिवर किस कंट्री में फ्लो करती है। जैसे पूछ लेगा आपकी नाइल रिवर कहाँ फ्लो करती है, आपकी रिवर टिग्रिस कहाँ फ्लो करती है, आपकी यूफ्रेट्स रिवर कहाँ फ्लो करती है, वो ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछता है। जनरली इनका जो मेन क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे उस रिवर पर, उस लेक पर जो कि आपकी उस साल के करंट अफेयर में रही होगी। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे इजी जो तरीका है वो है आपका अपडेशन विद करंट अफेयर्स। अगर हम करंट अफेयर के साथ अपडेटेड है तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। फिर हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी इज़ अ इजी टास्क। तो क्लियर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर एक ये है। एक और जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है हमारा ओशियन करंट्स के ऊपर, ओशियन करंट्स। अब ये ओशन करंट्स क्या है, क्यों फ्लो करते हैं, कैसे हैं, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी जब क्लासेस स्टार्ट होएगी। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, ओशन करंट का मतलब होता है इट इज़ अ मास ऑफ वाटर, बहुत बड़ा मास है पानी का जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर कोई पानी का बहुत बड़ा मास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर वाटर मास को हम करंट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे करंट्स हैं, आपके वाटर मासेस हैं, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में। फिर एक और कैटेगराइजेशन है करंट्स की, जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पे आपकी सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, वहाँ पे क्या है, आपका जो ये वाटर है, वाटर काफ़ी वार्म है। तो जो करंट उस रीजन में है उनको आपका बोलते हैं वार्म करंट। और जो करंट्स आपके दूसरे रीजन में है जहाँ पे आपका पोलर रीजन है, उन करंट्स को बोलते हैं आपका कोल्ड करंट्स। तो जो ये करंट वाला जो टॉपिक है, इस पे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट्स में। तो इसमें क्या पूछते हैं, इसमें दे आस्क अबाउट नेम्स, दे आस्क दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। नेक्स्ट देयर कम्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया इंडियन ज्योग्राफी हम बात करते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में यू विल सी देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको हर साल हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी में बड़े सारे टॉपिक्स है पढ़ने के लिए। सबसे पहली तो बात करते हैं आपका माउंटेन सिस्टम। माउंटेन सिस्टम, तो माउंटेन सिस्टम कौन कौन से हैं, क्या क्या है, कैसे हैं। हिमालयन माउंटेन सिस्टम, अरावली माउंटेन सिस्टम, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आपके नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी,
उन पे क्वेश्चन पूछता है, आपको सीक्वेंस में अरेंज करने को बोलेगा। एक आपका गुजरात में है गिर माउंटेन्स और आपका अरावलीज, फिर आपके सेंट्रल में है विंध्याचल, सतपुड़ा, फिर आपकी महादेव हिल्स है, फिर आपकी मैकॉल रेंजेस है, फिर आपकी राजमहल हिल्स है। ये आपसे पूछेगा, आपको 4 हिल्स देगा, फिर बोलेगा कि अरेंज दीज हिल्स फ्रॉम योर वेस्ट टू ईस्ट, अरेंज दीज हिल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे माउंटेन सिस्टम में। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन रिवर सिस्टम्स। रिवर सिस्टम जैसे आपका गंगा रिवर सिस्टम है, सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है इंडिया का, 25% ऑफ एरिया इससे कवर होता है। तो गंगा रिवर, इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस किस स्टेट से पास करती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स इनके ऊपर बने हैं, उस पर आपका क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में, डिफेंस एग्जामिनेशन में। और आप पे क्वेश्चन पूछेगा इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, साउथ इंडिया की रिवर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं। देखो पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, उनको नॉर्थ के रिवर्स के बारे में आइडिया रहता है। Those people who are from Uttarakhand, they knew about Ganga and its tributaries, and the people from South India, they knew about the tributaries and the distributaries of the river of South India. But if you ask them about the rivers of North India, they will face a difficulty in that. So for that purpose, we will study these river system in detail, so that if there is a question in exam on river system, we are able to solve that question easily. There are short tricks for that. We will do that in our upcoming classes. So this is about Indian geography, and in Indian geography there are also questions on lakes. There are lakes in India, saltwater lakes, freshwater lakes, highest lake, so lagoons like Chilika lagoon, Wooler lake, Sambar lake. On such kind of lakes there are questions. Once there was a question that which of the following is largest lagoon in India. So option was, one of the option was Chilika lake. So Chilika is the largest lagoon in India. So freshwater lake, largest freshwater lake, Wooler lake, then largest saltwater lake, Sambar lake, such kind of a question they ask in your exam. So we have to prepare for these questions in our these respective examinations. So last part of geography is your environment and ecology. So what they ask in environment and ecology, they ask about current affairs. What is in current, what is in news, they ask only that. Suppose अभी किसी स्टेट में एक नया नेशनल पार्क बना है या कोई नया टाइगर रिजर्व बना है, so it is almost 90% sure that they will ask question on that. In 2021 आपका एक नेशनल पार्क बना था, आई थिंक रेमोना नेशनल पार्क, इट वॉज इन असम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस 2021 में ही वो बना था, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रेमोना नेशनल पार्क that was asked in CAPF examination, रेमोना नेशनल पार्क. अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन, अगर आपका कोई, जैसे अभी हमने क्या है, चीता रीइंट्रोड्यूस करे हैं, नामीबिया से हमने चीता इंट्रोड्यूस करे आपका कूनो पालपुर नेशनल पार्क. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है. वैसे वैसे क्वेश्चन जो आपके नेशनल पार्क्स, जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स न्यूज़ में रहते हैं, उन पे वो क्वेश्चन पूछता है. सो वी पीपल हैव टू प्रिपेयर अबाउट दोज नेशनल पार्क्स एंड योर बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो एक तो आपका ये टॉपिक है. दूसरा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक बात जो और इम्पॉर्टेंट है, जैसे सपोज कहीं पर कोई स्पीशीज़ नई, आपको नई स्पीशीज़ देखने को मिली है. जैसे कई बार हमको सॉरी आपको कभी देखने को मिलता है ऑलिव रिडली टर्टल. ऑलिव रिडली टर्टल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में आए दिन हम कोई नई खबर बात सुनते हैं ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में. तो जब भी ऑलिव रिडली टर्टल या उसकी तरह कोई गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, ऐसा कोई भी नया क्रिएचर जो हमारे इंडिया में वल्नरेबल है या थ्रेटेंड है, उस पर कोई भी डेवलपमेंट होती है या गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, उस पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो ये सब है आपका जियोग्राफी का एरिया जिस पे वो जियोग्राफी पे क्वेश्चन पूछता है. तो बाकी वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन आवर क्लासेस विल स्टार्ट. डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. तो ये तो है आपका जियोग्राफी का हिस्सा. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिस्ट्री, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट जियोग्राफी. नाउ
लास्ट पार्ट ऑफ योर जीएस इज इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी। सी इकोनॉमी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और दे डू नॉट expect from you people to know each and everything of economy, because it is not a regular subject which every student should know or which every student learn, because economy is a very technical subject. What they expect from you that you are aware about the basic terms of economy and you are aware about the current affairs, whatever is going in India and world at present, you are aware about that thing. So in economy, remember, we have to follow two sources. First one is your NCERT, your 11th NCERT, or if some topics are not there, then your 12th NCERT, 11th or 12th NCERT, that is more than sufficient for your economy. And in addition to that NCERT, you have to just follow current affairs. If you do NCERT of 11th 12th plus current affair, trust me, you will be able to solve almost all the question on economy. Nothing will be asked beyond these two sources. If there is a static question, that will be definitely from your NCERT, or you will be able to solve that question with the help of NCERT. You have gained the knowledge of NCERT, you will be able to solve with the help of that, by either by elimination or by some other mean, you will be able to solve. If there is a different term or different question asked in economy, that will be related to current affair, because economy is much of current affair. आज इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंडिया का ट्रेड बैलेंस क्या है, चाइना से कितना हमने ट्रेड करा, चाइना को हमें कितना देना है, कितना लेना है, और यूएस के साथ हमारा क्या ट्रीटीज़ है, कौन कौन से हमने आपके पैक्ट साइन करे हैं, वो सब आपके क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। अब बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल बॉडीज़ है, बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उनको भी पता है सबकी लिमिटेशंस है, हमारी भी लिमिटेशंस है, पढ़ाने वालों की भी लिमिटेशंस है, हमारी नॉलेज भी लिमिटेड है, आपका दिमाग भी लिमिटेड है, एक लिमिट तक ही आप पढ़ सकते हो। तो लेकिन जब भी जो एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बनाता है, उसे भी इन लिमिटेशंस के बारे में पता है और उसकी भी क्या है, अपनी लिमिटेशंस है। वो भी वही क्वेश्चन डालेगा जो आपका करंट में है, उसके पास भी कोई अपने आप से तो क्वेश्चन नहीं बनाता। वट एवर दैट इज़ इन करंट अफेयर, ही विल आस्क क्वेश्चन आउट ऑफ दैट ओनली। फॉर इकोनॉमिक्स, रिमेंबर, यू हैव टू फॉलो NCERT एंड करंट अफेयर्स ओनली एंड लीव रेस्ट। You don't have to worry about economy if you are sure about, or if you have prepared nicely these two things. So that was all about your economy. So we have discussed about economy, we have discussed about polity, then your history and your geography. And second, your last topic is your, you people must be aware, current affair. How to tackle current affair? In current affair, we will be providing you magazines, we will be providing you material that you have to follow. But if you want to prepare by yourself, you have to follow newspapers. You don't have to read whole articles in the news. Remember one thing, if you have to prepare for CSC examination or IS examination, you have to read articles. But if you have to prepare for defense examination, you don't need to read complete articles. Yes, if you want to prepare for SSB, you can read, that is of no harm. उसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप पूरा पढ़ सकते हो, पढ़ो पूरा पढ़ सकते हो तो। लेकिन अगर आप पूरा भी नहीं पढ़ सकते हो, तो जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आती है, उनके आपको क्या है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाएंगे उनके छोटे छोटे, जो भी चीज़ न्यूज़ में है। जैसे अभी कोई न्यूज़ में है, आपका कोई इलेक्शन न्यूज़ में है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी है कि जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको सेलेक्ट करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, उसमें कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स होने चाहिए। तो ये क्या है, आपका करंट अफेयर। अब करंट अफेयर का मतलब क्या है, करंट अफेयर किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको प्रिपेयर करना है, सपोज करंट अफेयर में कोई टॉपिक अगर न्यूज़ में, CBI सपोज अगर न्यूज़ में है, CBI न्यूज़ में है, अब आपसे करंट अफेयर में ये नहीं पूछेगा कि CBI क्यों न्यूज़ में थी, वो तो आपको पता ही है। वो आपसे CBI के बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछेगा कि CBI कब बनी थी आपकी, क्या CBI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
या एक कोई आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये। तो ये ऐसे आपका बैकग्राउंड रिसर्च करके क्वेश्चन पूछेगा वो करंट अफेयर में। यू हैव टू गो इन पास्ट में, आपको जाना है, बैक रिसर्च करनी है आपकी, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, वो है आपका करंट अफेयर का फैक्टर। वी विल प्रोवाइड यू करंट अफेयर्स, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द नीडेड मटेरियल वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन। सो ये है आपका करंट अफेयर। लास्ट जो टॉपिक आता है आपका, वो आपका मिसलेनियस सेक्शन है। मिसलेनियस सेक्शन प्लस आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब मिसलेनियस सेक्शन क्या है? मिसलेनियस सेक्शन इज द सेक्शन विच इज नॉट कवर्ड पर्टिकुलरली इन any of the subject, like it is not a part of history, it is not a part of your science, it is not a part of your geography, it is not the part of your any of the subject. तो मिसलेनियस क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वो जनरल नॉलेज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जनरल टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेगा। तो मिसलेनियस क्वेश्चन इज द टेस्ट ऑफ योर कॉमन सेंस, हाउ वेल योर कॉमन सेंस फंक्शंस। उस पे उसका जो टेस्ट है वो है आपका मिसलेनियस सेक्शन। तो ये आपका मिसलेनियस सेक्शन है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो किसी को नहीं आएंगे पेपर में, वो ना आपको आएंगे, वो ना आपके कॉम्पिटिटर को आएंगे, वो ना जो एग्ज़ाम टॉप करेगा उससे आएंगे, और वो ना हमें आएंगे, तो वो किसी को नहीं आएंगे। तो उस क्वेश्चन के पीछे भागना भी नहीं है, आता है तो अटैम्प्ट करेंगे, नहीं आता तो छोड़ देंगे। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। फिर है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भी आपका क्वेश्चन पूछता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट फंड, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऐसी ऐसी बहुत सारी सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिमेंबर हियर की इज़ द करंट अफेयर। whatever organization is in news, you have to study about that organization. रिसेंटली अभी आपका इंडिया में रायसेना डायलॉग हो रहा है। रायसेना डायलॉग एक तरह का इंडिया में होता है आपका राष्ट्रपति भवन में। उसमें क्या है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक संस्था है, और वो विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वो क्या करती है, कुछ मीटिंग्स कंडक्ट करवाती है इंडिया की, और बहुत सारी कंट्रीज़ की उनके डेलीगेट्स आते हैं। अब क्या ये न्यूज़ में है। अब जो आपका एग्जामिनर है उसको मटेरियल मिल गया है, मसाला मिल गया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा। अब कल को क्या होता है, अभी इंडिया में क्या है, इंडिया G20 का लीडर है। G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो अभी के लिए चेयरमैन है, वो चेयर है, इंडिया लीड कर रहा है। तो आपने देखा होगा G20 की जितनी भी मीटिंग्स है इंडिया की काफ़ी सिटीज़ में हो रही है। लाइक चंडीगढ़ में भी G20 की मीटिंग्स हुई थी कुछ। तो अब G20 क्या है, न्यूज़ में है। ये क्या बन गया है आपका हॉट टॉपिक। अब इस पे वो क्वेश्चन पूछेगा G20 पे। सो रिमेंबर फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन योर G20। 70% चांसेस आर देयर, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे यू हैव टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग, ये हमको पढ़ना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर जनरल स्टडीज़। ये सब आपको जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, इस पे क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करने हैं, आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा बच गया था वो है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस, जनरल साइंस की जब हम बात करेंगे, सो पहली बात तो ये है, जितने भी आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, घबराना नहीं है साइंस के नाम से। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है इमरान खान की तरह। तो यहाँ पे क्या है, साइंस दे एक्सपेक्ट कि आपको 10th लेवल तक की साइंस आए, उससे बियॉन्ड नहीं, 10th तक आपको सब आता हो। 10th से ज़्यादा की नहीं पूछेंगे आपसे, वो 10th तक आपको आना चाहिए। उसके लिए अगर आपके साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो 20 में से 10 हर कॉमन आदमी कर लेगा। कॉमन सेंस के क्वेश्चन आएंगे। साइंस क्या है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें होती है वही साइंस है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको भी आते हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन पर है, आपका प्लांट्स के बारे में पूछ लेगा, आपकी बायोलॉजी के बारे में पूछ लेगा। तो वो जो कॉमन सेंस के सभी को आते हैं, क्योंकि थोड़ा आप भी ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन में होंगे, कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं सभी को, तो वो क्वेश्चन आपको भी आते होंगे। लेकिन जो बचे हुए 10 है जो आपका डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उनके लिए यू हैव टू स्टडी एक्स्ट्रा। उसके लिए हमें फॉलो करनी है NCERT 6th to
10th. NCERT वी हैव टू फॉलो 6th to 10th. तो छठी से लेकर 10वीं तक आपकी जितनी भी NCERT बुक्स है साइंस की वो हमको पढ़नी है. उससे हमारे साइंस के ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन वी विल बी एबल टू सॉल्व इन एग्जामिनेशंस. और साइंस थोड़ा सा चैलेंजिंग इसीलिए बच्चों को लगता है क्योंकि वो क्या करते हैं साइंस को स्किप कर देते हैं कि यार 10 क्वेश्चन थोड़े बहुत आ जाएंगे, नहीं आएगा वो देख लेंगे फिर. तो हम देखेंगे नहीं, हम इनको पढ़ेंगे और हम इनको सही करेंगे. सो ये आपका जनरल साइंस का टॉपिक है. बाकी व्हेन वी विल डू आवर क्लासेस देयर वी विल डिस्कस अबाउट जनरल साइंस इन डिटेल्स. और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद ईच एंड एवरीथिंग विद रिवर्स इंजीनियरिंग और पास्ट प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन. फ्रॉम देयर वी विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. सो दैट वाज ऑल अबाउट योर जनरल स्टडीज स्ट्रेटेजी. सो इसी स्ट्रेटेजी की हेल्प लेके वी विल बी डूइंग आवर क्लासेस, वी विल बी प्लानिंग आवर एग्जामिनेशन एंड होपफुली वी ऑल विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन एंड वी विल become officers. So that was all about your today's strategy. Rest we will discuss in our upcoming next classes. So that's all for today. Thank you so much. Good evening. Bye bye. Take care.